शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम जियोग्राफी के साथ में वर्ल्ड मैप के अंतर्गत अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं उनको हम जानेंगे, उनके मैप को देखेंगे और कुछ कुछ फैक्ट भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें डिज़र्ट के बारे में जियोग्राफी के हिसाब से डेफिनेशन को देखना है। यहाँ पर एक वर्ड आया है परसिपिटेशन, ठीक है, जिसको हम वर्षण कहते हैं। मतलब कि बारिश जो होती है ना, उसी के बारे में ये वर्ड यूज़ किया गया है। ये वर्ल्ड के जितने भी फेमस यहाँ पर डेज़र्ट हैं उनको यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट की, तो ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के यदि आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ की तरफ में पूरा ये पट्टी आपकी जो फैली हुई है ये सहारा डेजर्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यदि चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में तो लगभग पूरा हिस्सा ही ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से फैला हुआ है। इसके बाद यदि आप चले जाते हो दक्षिणी अमेरिका की तरफ में, तो दक्षिणी अमेरिका की जो पट्टी है पूरी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, लेकिन कौन सी वाली पट्टी, ये पश्चिम वाली जो पट्टी है वो अटाकामा मरुस्थल है। नीचे की तरफ आप चले जाओगे तो पेंटागोनिया। ठीक इसी प्रकार से यदि अफ्रीका की तरफ आप जाते हो तो नीचे तरफ और कौन सी डायरेक्शन में, पश्चिम की तरफ नामिब और कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन स्थित है। ये डायरेक्शन हमें ध्यान में रखना है। भले ही आप देश के नाम याद ना रखो, लेकिन हमें डायरेक्शन ध्यान में रखना है कि कौन सा डेजर्ट किधर पाया जाता है। ऊपर आप चले जाओगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ तो ग्रेट बेसिन हो गया, सोनोरन हो गया और चिहुआन हो गया, ठीक है। तीनों जो है दक्षिण की तरफ और पश्चिम वाली साइड में नॉर्थ अमेरिका के स्थित हैं। तो डेजर्ट हम किसको कहेंगे? डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। आप ये समझ लीजिए कि 250 mm पर ईयर, इससे भी कम होती है, अबाउट 10 इंचेस। बताया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज ए डिजर्ट। हमारी धरती के लैंड सरफेस का लगभग 1/3 हिस्सा ऐसा है जो कि डिजर्ट से ढका हुआ है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजर्ट बेस्ड अपॉन देयर जियोग्राफिक सिचुएशन। 4 प्रकार के डिजर्ट होते हैं। पहला होता है पोलर डिजर्ट, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, कोल्ड विंटर डिजर्ट एंड कूल कोस्टल डिजर्ट। अब जो हमने यहाँ पर 4 टाइप के डिज़र्ट देखे हैं उनको यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल के सहित में बताया और उनकी लोकेशन भी बताया जाए। जैसे कि अंटार्कटिक, ये किस टाइप का डिज़र्ट है? ये है पोलर डिज़र्ट। आर्कटिक, ये भी है पोलर डिज़र्ट। दोनों का सरफेस एरिया बताया गया। अंटार्कटिक का है 5.5 मिलियन, ठीक है। यहाँ पर MI का वर्ग दिया है जिसका मतलब होता है स्क्वायर माइल। नॉर्मली हम वर्ग स्क्वायर, ठीक है, वर्ग स्क्वायर नापते हैं, वर्ग किलोमीटर नापते हैं यहाँ, लेकिन स्क्वायर माइल दिया गया है। तो अंटार्कटिक का सरफेस एरिया है 5.5 मिलियन वर्ग माइल। लोकेशन है इसकी अंटार्कटिका महाद्वीप में। सेकंड जो नाम देखे थे हम आर्कटिक, ये पड़ जाता है पोलर टाइप का डिज़र्ट है। इसका 5.4 मिलियन माइल वर्ग है। लोकेशन यदि हम देखें तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया। सहारा का जो मरुस्थल है वो सब ट्रॉपिकल कहलाता है। अरेबियन जो मरुस्थल है वो भी सब ट्रॉपिकल है। सहारा की यदि हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं 3.5 मिलियन वर्ग माइल, और अरेबियन डिज़र्ट की बात यहाँ पर की जा रही है 1 बिलियन स्क्वायर माइल। नॉर्दर्न अफ्रीका में फैला हुआ है सहारा। अरेबियन कहाँ पर है? अरेबियन पेनिसुला में। गोबी का जो मरुस्थल है चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है, कोल्ड विंटर मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से कोल्ड विंटर के अंतर्गत में पेंटागोनिया, गोबी, ठीक है, दोनों आते, दोनों के यहाँ पर एरिया दिया गया है। गोबी आता है चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर फैला हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। और कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नाम्बिया में। तो सब ट्रॉपिकल के हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक ग्रेट विक्टोरिया का देखे हमने, कालाहारी का देख लिया, और अरेबियन, सहारा, ये सारी चीज़ सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आती है।
कालाहारी कहाँ कहाँ फैला है? साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में। इसके बाद यदि हम बात करें ग्रेट बेसिन, ये कोल्ड विंटर है, ठीक है। सीरियन, ये है सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब। चिहुआन मैक्सिको में है, सब ट्रॉपिकल है। ग्रेट सैंडी, ये भी सब ट्रॉपिकल है, ऑस्ट्रेलिया में है। काराकुम उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में ये फैला हुआ है, कोल्ड विंटर है। कोलोराडो प्लेटू कोल्ड विंटर के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड स्टेट में है। गिब्सन का ऐसा है, सब ट्रॉपिकल है, ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन सब ट्रॉपिकल, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको में ये फैला हुआ है। काइजलकुम कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कोल्ड विंटर है। टकला मकान कोल्ड विंटर है, ये चाइना में फैला हुआ है। ईरानियन है, कोल्ड विंटर है, ईरान में। थार हमारे इंडिया में है और पाकिस्तान में, सब ट्रॉपिकल है। सिम्पसन भी सब ट्रॉपिकल है, ऑस्ट्रेलिया में है। मोजोव है, सब ट्रॉपिकल, यूनाइटेड स्टेट। अटाकामा है, चिली में। और नामीब है, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये भी जो है कूल वाले हैं, नामीब हो गया, अटाकामा हो गया। बात करी जाती है द लार्जेस्ट डेजर्ट के बारे में। द 2 लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ आर इन द पोलर एरियाज। विश्व के सबसे बड़े जो मरुस्थल हैं वो पोलर वाले एरिया में है, ठीक है, ध्रुवीय वाले एरिया में है, जिसको हम ध्रुवीय मरुस्थल कहते हैं। तो एक है अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट, ये कवर करता है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका को और इसका साइज है 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल का। द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द आर्कटिक पोलर डेजर्ट, ठीक है, वो कौन सा है? आर्कटिक पोलर डेजर्ट है। ये फैला हुआ है पार्ट ऑफ अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया। इट हैज़ ए सरफेस एरिया ऑफ अबाउट 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स। इसके बाद यदि हम बात करें नॉन पोलर डेजर्ट की, द रेस्ट ऑफ अर्थ डेजर्ट आर आउटसाइड ऑफ द पोलर एरियाज। ध्रुव के अलावा भी कुछ रेगिस्तान पाए जाते हैं, उनको हम नॉन पोलर डेजर्ट कहते हैं। द लार्जेस्ट इज़ सहारा डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है। इट कवर ए सरफेस एरिया अबाउट ऑफ 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री में ये सहारा का डेजर्ट फैला हुआ। तो हमने बात करे थे ना कि ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। कंट्री के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री में ये फैला हुआ है। तो ठीक है, ऊपर से यदि हम बात करें तो वेस्टर्न सहारा आपको दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, माली, लीबिया, नाइजर, चाड, इजिप्ट, सूडान और इरिट्रिया। इस प्रकार से आप देखोगे ना, 3, 2, 5, 3, 8, ठीक है, और 4, 12 देशों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 4, 12 देशों में ये फैला हुआ है। अब जो मोरक्को वाला एरिया है ना, एकदम थोड़ा सा है। इसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। तो पीआईबी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट से रिलेटेड। ये जो समिट है वो वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो इसमें बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको होस्ट किया है, पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को। सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट 2022। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 27 जनवरी 2022 को, which was attended by presidents of Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो ये सारे देश इसमें शामिल थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। मतलब कि टोटल इसमें 5 देश शामिल थे। आगे बताया जा रहा है हमारे और ये जो 5 कंट्री हैं, इनके देशों में डिप्लोमेटिक रिलेशन के लगभग कितने साल हो चुके हैं? 30 साल हो चुके हैं। ऐसे टाइम में इसका हमने आयोजन किया है। बताया जा रहा है कि अब हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं। एवरी 2 ईयर्स में हम इसको होल्ड करेंगे। इन ए हिस्टोरिक डिसीजन द लीडर्स एग्रीड टू इंस्टीट्यूटलाइज द समिट मैकेनिज्म बाय डिसाइडिंग टू होल्ड इट एवरी 2 ईयर। इसके अलावा दे आल्सो एग्रीड ऑन रेगुलर मीटिंग। अब हर 2 साल में तो होना चाहिए, लेकिन रेगुलर भी इसकी मीटिंग होते रहना चाहिए।
ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क फॉर द समिट मीटिंग। बताया जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारे लोग प्रिपेयरिंग करेंगे ग्राउंड वर्क फॉर द समिट मीटिंग के लिए। एंड इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट, सचिवालय की भी बात यहाँ पर करी जा रही है। एंड इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट कहाँ पर बनेगा? इन न्यू दिल्ली वुड बी सेट अप टू सपोर्ट द न्यू मैकेनिज्म। द लीडर्स डिस्कस फार रीचिंग प्रपोजल टू फर्दर कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ, कौन कौन से एरिया में अब एशिया और ये जो सेंट्रल एशिया और भारत आपस में बातचीत करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात हुई थी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इस ठीक है, एंड इन पार्टिकुलर ऑन कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों में हम मिलकर के काम करेंगे। दिस इंक्लूडेड ए राउंड टेबल ऑन एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप एट सीनियर ऑफिसर लेवल ऑन अफगानिस्तान एंड यूज़ ऑफ चाबहार पोर्ट, शोकासिंग ऑफ बुद्धिस्ट एग्जीबिशन इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी एग्जीबिशन हैं उनको सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में हम प्रदर्शन करेंगे। कमीशनिंग ऑफ एन इंडिया सेंट्रल एशिया डिक्शनरी ऑफ कॉमन वर्ड, एक डिक्शनरी भी तैयार करने की बात करी जा रही है कॉमन वर्ड की। इसके अलावा जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज करेंगे। विजिट ऑफ 100 मेंबर यूथ डेलीगेशन एनुअली, 100 मेंबर जाएंगे यूथ डेलीगेशन का एनुअली फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू इंडिया। एंड स्पेशल कोर्सेज फॉर सेंट्रल एशियन डिप्लोमेट। इसके अलावा बताया जा रहा है ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो डिस्कस टू द इवॉल्विंग सिचुएशन इन द अफगानिस्तान विद सेंट्रल एशियन लीडर। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वहाँ पर ये देशों की क्या राय है, इस बात का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया। द लीडर्स रिट्रिएटेड देयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ए पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान विद ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। आगे इंडिया ने यह भी कहा है कि हम कंटिन्यू अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाती है कि हमारे देश के रिलेशन इन पांचों देशों के साथ में किस प्रकार के हैं। इंडिया आल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाई विथ ऑल 5 सेंट्रल एशियन स्टेट। कजाकिस्तान इज़ ए, ठीक है, कजाकिस्तान की यहाँ पर बात करी जा रही है। कजाकिस्तान इज़ ए की सप्लायर ऑफ यूरेनियम टू इंडिया। यूरेनियम हमको कहाँ से प्राप्त होता है? कजाकिस्तान से। एंड आल्सो द कंट्रीज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द रीजन, और ये हमारे कंट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारे क्षेत्र का। टू वे ट्रेड मोस्टली कंप्राइजिंग ऑयल वाज वर्थ $1.9 बिलियन ड्यूरिंग 2020-21। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ था ऑयल का, वो वहाँ पर बात बताई गई है। कजाकिस्तान की बात करें, एज ए पार्ट ऑफ यूनिक एक्सपेरिमेंट इन UN पीस कीपिंग, Kazakh troops are part of Indian battalion in the United Nations interim force in Lebanon and 6th rotation is currently underway. The two sides also have a regular joint military exercise called Kajind, and Kazakhstan is home to around 8,000 Indian, including 5,000 medical students. India has a strategic partnership with Kyrgyzstan, where it has established 5 टेलीमेडिसिन सेंटर, जहां पर इंडिया ने 5 टेलीमेडिसिन सेंटर को खोल के रखा है। इंडिया ने प्रोवाइड किया था कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट की $200 मिलियन की 2019 में। इसके अलावा दोनों जो कंट्रीज़ है ना, हैव एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कार्ड खांजर नाम यहाँ पर रखा गया है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के देशों के बीच में होती है। किर्गिस्तान आल्सो इज़ ए होम टू मोर देन 15,000 इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, 15,000 इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। इंडिया एंड तजाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो कि सिंबल है इंडिया के स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेशन के इन डिफेंस विद इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
Tajikistan, and the two countries have a very similar position on Afghanistan. इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के बारे में बात करी जाती है कि ये भी हमारा एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है. इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ए लाइन ऑफ एक्चुअल क्रेडिट $1 बिलियन इन 2018 एंड 4 प्रोजेक्ट वर्थ $450 मिलियन के यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं. इसके अलावा बताया जा रहा है सेवरल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव इस्टेब्लिश ए प्रेजेंस इन उज़्बेकिस्तान. कई सारी कंपनियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इंडियन. इसके बाद देख लेते हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर को. इसमें कौन कौन सी न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहली जो न्यूज़ आई है वो LAC को लेकर के आई है. तो LAC के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं. सबसे पहले LAC के बारे में हमें जानना है कि आखिर LAC है क्या. तो जो LAC है वो एक प्रकार से काल्पनिक लाइन है जो निर्धारित करती है कि ये हमारी बाउंड्री है इंडिया की और इसके उधर पर पड़ जाता है चाइना. ठीक है, इसको हम कहते हैं LAC. अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया में चाइना के साथ हम अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं. उसी के बारे में हम कुछ देखने वाले हैं. द LAC इज़ demarcation that separate इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी. तो LAC क्या है, एक डिमार्केशन है, एक प्रकार से सीमा है जो कि इंडिया के द्वारा कंट्रोल एरिया को चाइनीज़ के द्वारा कंट्रोल टेरिटरी से अलग करती है. इंडिया कंसिडर्स द LAC टू बी 3,488 किलोमीटर लॉन्ग वाइल द चाइनीज़ कंसिडर इट टू बी ओनली अराउंड 2,000 किलोमीटर. जहां इंडिया का मानना है कि ये 3488 किलोमीटर लंबी है, वहीं चाइना इसको 2000 किलोमीटर मात्र मानता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर. एक है ईस्ट वाला सेक्टर जो कि फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ में. ठीक है, मतलब कि एक ऐसा एरिया है इंडिया का जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो कि चाइना से टच होता है. फिर मिडल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं जो कि चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं. फिर आ जाता है वेस्ट वाला हिस्सा जो कि लद्दाख है. डिसएग्रीमेंट की यदि हम बात करें तो द अलाइनमेंट ऑफ द LAC इन ईस्टर्न सेक्टर इज अलोंग द 1914 मैकमोहन लाइन एंड देयर आर माइनर डिस्प्यूट अबाउट द पोजीशन ऑन द ग्राउंड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द हाई हिमालयन वाटरशेड. This pertains India's international boundary as well, but for certain areas such as Longju and Esfaila. The line in the middle sector is the least controversial, but for the precise alignment to be followed in Barahoti Plains. न्यूज़ की यदि हम बात करें तो इसमें बताया जाता है कि LAC में चाइना और इंडिया के बीच में जो विवाद है, तो चाइना ये चाहता है कि हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे. इसीलिए ये चाइना की तरफ से बयान आया है. चाइना ने अपोज किया है थर्ड पार्टी इन LAC टास्क. चाइना टेल्स US 14th राउंड ऑफ टास्क ऑन द डिस्प्यूट विथ इंडिया वाज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. 14वें नंबर के राउंड की जो बातचीत थी LAC पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के वो पॉजिटिव रही है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया जाता है. चाइना की मिलिट्री का कहना है थर्सडे के दिन इट वाज अपोज टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट. हम किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को नहीं चाहते हैं. कहाँ पर? इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पर. एज इट hit out at comments from Washington about Beijing intimidating its neighbors. मतलब कि चाइना हमेशा धमकी देते रहता है अपने नेबर्स को, ऐसा US का कहना है. The China-India border issue is a matter between China and India, and both sides have expressed their opposition to third-party involvement. ऐसा कहना है PLA का, People's Liberation Army. सीनियर कोलोन वू कुआन स्पोक पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसा इनका कहना है. ही अपेयर टू बी रेफरिंग टू कमेंट्स फ्रॉम वाशिंगटन अहेड ऑफ 14th राउंड ऑफ टॉक बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स अर्लियर दिस मंथ, सेइंग द US was closely monitoring the situation and that it was concerned about Beijing's de-establishing behavior and attempt to intimidate its neighbor. अमेरिका का कहना है जो भी अभी बातचीत हो रही है उसको हम क्लोजली देख रहे हैं
और चाइना का जो व्यवहार है उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा काम की बात जो यहाँ पर ये बताई गई है कि 14वें नंबर की जो बातचीत रही थी, तो देयर वाज नो एग्रीमेंट टू डिसएंगेज इन द 3 रिमेनिंग एरियाज ऑफ डिफरेंस। द फोकस ऑफ द 14th राउंड वाज हॉट स्प्रिंग्स, वेयर बोथ साइड आर thought to be close to agreeing on a plan to disengage, while differences in Demchok and Depsang are more pronounced, with the prospect of an early resolution unlikely. The joint statement struck a more positive note than the previous round, when both sides traded accusation and failed to issue a joint statement. पिछली बार की जो बातचीत हुई थी ना, तो उसमें तो जॉइंट स्टेटमेंट तक जारी नहीं हुआ था, मतलब पिछले वाली बातचीत में कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला था। फिर भी जो अभी मेजर डिस्प्यूट वाले एरिया हैं वहाँ पर रिजल्ट आना बाकी है। अगली जो न्यूज़ आई है वो एयर इंडिया से रिलेटेड आई है। एयर इंडिया बैक इन टाटा ग्रुप हैंगर, ठीक है, जिसकी ये कंपनी थी अब उसी के हाथ में ये चली गई है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया जाता है। गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर्स टू टाटा सन्स यूनिट टेल्स। अब इसकी पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है। अहीड ऑफ टाइम्स 1962 की ये पिक्चर है। इन दिस 1962 फोटो JRD टाटा पोजिंग नियर द लेपर्ड माउथ। ही फ्लू टू मार्क द 13th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ टाटा एयरलाइंस। 13th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में की ये फ़ोटो है। इसके बाद हम शुरुआत कर रहे हैं 1932 से। टाटा ग्रुप फाउंडर JRD टाटा ने लॉन्च किया था नेशन की पहली फर्स्ट कैरियर, जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। 1946 में द एविएशन डिवीज़न ऑफ टाटा सन्स इज लिस्टेड एज एयर इंडिया। बाद में इसको लिस्टेड कर दिया गया था एयर इंडिया के रूप में। 1953 में क्या होता है, एयर इंडिया नेशनलाइज कर दिया जाता, मतलब कि इसके जो जितने भी शेयर थे गवर्नमेंट ने खरीद ली। 94-95 में विथ इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर एयर इंडिया स्टार्ट लूजिंग मार्केट शेयर। प्राइवेट प्लेयर इसमें बढ़ने लगे तो क्या होने लगा, एयर इंडिया ने स्टार्ट कर दिया मार्केट शेयर को लॉस करना, मतलब कि इसकी जितनी कमाई थी ना वो उतनी नहीं हो रही थी, क्योंकि और भी अदर कंपनियां भी आगे आ गई। 2000 से लेकर के 2001 वाजपेयी गवर्नमेंट फेल्स in its bid to sell a 40% stake in the airline। 40% शेयर भी इसके नहीं बेचे जा चुके। 2007 में क्या होता है, एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया विथ इंडियन एयरलाइंस के साथ में, स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस, ठीक है, लॉसेस को देखते हुए ये काम किया गया था। मार्च 2018 में क्या हुआ, मोदी गवर्नमेंट इनवाइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू सेल 70% स्टेक। इसके 70% शेयर बेचने की बात 2018 में मोदी ने करा था, लेकिन मई 2018 में कोई भी व्यक्ति खरीदने को सामने नहीं आया था। जनवरी 2020 में क्या होता है, गवर्नमेंट फ्लोट EOI टू सेल आउट 100% स्टेक। अब हमने 2020 में क्या काम कर दिए, हम कह रहे हैं कि अब हम पूरे के पूरे शेयर बेचेंगे, ठीक है। सितंबर 2021 में टाटा ग्रुप स्पाइस जेट प्रमोटर अजय सिंह पुट इन फाइनेंशियल बिड। दो लोग इन्होंने फाइनेंशियल बिड लगाई थी, एक टाटा ग्रुप ने और दूसरा स्पाइस जेट प्रमोटर अजय सिंह ने। अक्टूबर 8 2021 की बात है, टाटा ग्रुप मेक्स विनिंग ऑफ बिड। टाटा ग्रुप ने इसको फिर से खरीद लिया, कीमत है 18,000 करोड़। एक और न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि पिक्चर बुक है अनसंग हीरोज इज़ आउट, ठीक है। 26 जनवरी के मौके पर इस किताब का विमोचन किया गया है। नाम लिखा गया है इस कैपिटल के शीर्षक का, इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। इसमें स्वतंत्रता के संग्राम में जो महिलाओं ने योगदान दिया है उनके बारे में पिक्चर के सहित ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। ए पिक्टोरियल बुक telling the stories of 20 unsung women freedom fighter was released by the Culture Ministry here on Thursday. The book was brought out in partnership with Amar Chitra Katha,
ठीक है, 2 चीज़ों के साथ में इसमें पार्टनरशिप रही है अमर चित्रकथा के साथ में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी का कहना है रानी अब्बाका हैड थवार्टेड, यहाँ पर जो वर्ड आया है थवार्टेड, उसका मतलब देख ले। थवार्टेड वर्ड आया जिसका मतलब होता है नाकाम कर देना। जो पुर्तगाली के अटैक थे, पुर्तगाल के अटैक थे ना सेवरल डिकेड्स, कई सारे दशकों तक तो इन्होंने उनके अटैक को रोके रखा। शी हैड द स्टोरीज वर बीइंग ब्रॉट टू लाइट अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स विजन एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 ईयर आज़ादी के होने के उपलक्ष्य में ही ये सब काम हो रहा है। द बुक कंटेन्स स्टोरीज ऑफ मातांगरी हाजरा, a freedom fighter from Bengal who laid down her life in struggle. Gulab Kaur, who fought against the British rule after abandoning her aunt's dream of a life abroad. इसके अलावा पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू's daughter and freedom fighter in her own right. Velu Nachiyar, the first Indian queen to wage war against the East India Company, and Jalkari Bai, a soldier and advisor to the Rani Jhansi. इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को इस किताब से मिलेंगी। इसके बाद की न्यूज़ हम देखने वाले हैं अमेरिका से। यूएस के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस स्टीफन ब्रेयर हैं, ये रिटायर होने वाले हैं। अब इनकी जगह में जो बाइडन साहब जो है नॉमिनेट कर सकते हैं एक ब्लैक वुमेन को, ठीक है। अब एक ब्लैक वुमेन को यहाँ पर जज बनाया जाएगा ताकि वहाँ जो अक्सर घटनाएं होती रहती हैं ना, काले लोगों के साथ में जो भेदभाव किया जाता है, रंग भेद जो होते रहता है आज के टाइम में भी, उससे कुछ तो निजात मिल सके। इसलिए उनकी बातों को सुनने के लिए कोई ब्लैक वुमन को ही जज बनाना सबसे बेहतर विकल्प रहेगा जो बाइडन के द्वारा। The senior most justice of US Supreme Court Stephen Breyer, a moderate liberal, is expected to announce his retirement, making way for US President Joe Biden to nominate another justice in his place. The court is split 6-3 between conservation and liberals, with the opening allowing Democrats to appoint someone who could serve decade on court. काफ़ी लंबे समय तक ये यहाँ पर काम किए थे। थोड़ी सी इनके बारे में हिस्ट्री बताई जाती है। जस्टिस ब्रेयर वाज अपॉइंटेड टू द कोर्ट इन 1994, 1994 में इनको अपॉइंट किया गया था कोर्ट में बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, ए डेमोक्रेट। ड्यूरिंग हिज करियर ही हैज़ क्वेश्चनड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डेथ पेनाल्टी की संवैधानिकता पर इन्होंने क्वेश्चन किया था। सपोर्ट किया था हेल्थ केयर कवरेज को। इसके अलावा स्ट्रेंथ किया था एबॉर्शन के राइट को, मतलब गर्भपात के अधिकारों को सपोर्ट किया था, मजबूत किया था। ही इज़ आल्सो नोन फॉर हिज एबिलिटी टू रीच ए कंप्रोमाइज एंड हैज़ ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए प्रैग्मेटिस्ट। यहाँ पर प्रैग्माटिस्ट वर्ड आया है, इसका हम अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। व्यवहारिकतावाद, ये राजनैतिक विचारधारा रहती है। प्रैग्मेटिज्म इज़ ए फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट इंक्लूड दोज हु क्लेम दैट एन आइडियोलॉजी, कोई व्यक्ति है जो कि एक आइडियोलॉजी का क्लेम कर रहा है, या फिर proposition is true if it works satisfactorily, that the meaning of a proposition is to be found in the practical consequences of accepting it, and that unpractical ideas are to be rejected। जो हमारे काम की चीज़ है वो हमारे काम में आ जाएंगी, और जो नहीं था वो सारी चीज़ हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी एक व्यवहारिकतावाद है, विचारवाद। फॉरेन वाले पेज से ही एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, यूरोपियन यूनियन और WTA से रिलेटेड। इसमें बीच में है लिथुआनिया और चाइना। बात ऐसी है कि लिथुआनिया ने सपोर्ट कर दिया था किसका? लिथुआनिया ने सपोर्ट कर दिया था ताइवान को, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ पर डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट ओपन कर सकते हैं। इन कहाँ? विलनियस में।
इसी बात को बुरा मान गया कौन, चाइना, और उसने क्या काम कर दिया, वहाँ से जो कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी या जो ट्रेड उसके साथ में जो चल रहा था उसको ब्लॉक करने का काम कर दिया चाइना ने, नाराज़ होकर के कि आप ताइवान का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ताइवान तो चाइना का एक हिस्सा है। इसी के चलते चलते यूरोपियन यूनियन का अब लिथुआनिया पार्ट रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्चेस कर दिया है WTA केस अगेंस्ट चाइना फॉर टारगेटिंग लिथुआनिया। तो WTA में इनका केस चल रहा है चाइना का, क्योंकि चाइना लिथुआनिया को टारगेट कर रहा है। बीजिंग इलीगली ब्लॉक्ड इंपोर्ट लॉन्च ट्रेड सैंक्शन, उसने इंपोर्ट को ब्लॉक कर दिया था और कई सारे ट्रेड सैंक्शन उसके ऊपर लगा दिए थे। और ये जो मेन कहानी उसकी यहाँ पर बात बताई जा रही है, लिथुआनिया वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन विच मेड वेव्स इन जुलाई व्हेन इट अलाउड ताइवान टू ओपन डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट इन विलनियस। आप हमारे यहाँ पर डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट खोल सकते हैं, ऐसा ताइवान को इसने बोल दिया था। इसी के चलते चलते बीजिंग को मिर्ची लग गई और उसने सैंक्शन लगाना चालू कर दिया था।